हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सॉस एकेडमी। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने एचईसी के ओसीएम के जितने भी डिस्टिंग्विश आपके बुक में दिए हैं, सारे के सारे डिस्टिंग्विश ये पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो ये जो आपका ओसीएम का डिस्टिंग्विश है, ये इको की तरह नहीं है, क्योंकि इसके अंदर काफी डिस्क्रिप्टिव आपका डिस्टिंग्विश होता है कि आपके पूरे सिलेबस में से मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं उसको कवर कर लेते हैं। तो गाइज, पूरे के पूरे डिस्टिंग्विश आपके सब्जेक्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अराउंड 8 to 9 डिस्टिंग्विश जो आपको दिए हुए हैं वो 8 to 9 ना हो कि वो बहुत ज्यादा है, मगर आपको अच्छे से कंपेयर करके बताया गया है। तो मैं आपको बताता चलूंगा कौन कौन से डिस्टिंग्विश आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, और आपको हर एक डिस्टिंग्विश की अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपको उसे याद करने समझने में आसानी हो। तो आई होप सभी लोगों ने मेरे इकोनॉमिक्स का पूरे डिस्टिंग्विश वाला वीडियो देखा होगा, जिसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। ये वाला पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा, जहाँ पे आप जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के हमारे ओसीएम के डिस्टिंग्विश के साथ। इसमें आपका पहला डिस्टिंग्विश, जैसे आप लोगों को पता होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन के बीच में होता है। इसके अंदर पहली बात तो आप सबसे पहली चीज मीनिंग लिखोगे कि प्लानिंग होता क्या है। तो प्लानिंग जैसे कि हमको पता है कि एडवांस में ये सोचना कि हमें क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, इसी चीज को तो प्लानिंग कहा जाता है। सेकेंड है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है, चीजों को अपने पास जमा करना। प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। डिफाइन करो एक्टिविटीज को क्या है और उसको ग्रुप करो, एक साथ लेके आओ और उसमें एक अथॉरिटी स्टैब्लिश करो। किसके बीच में? एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। थर्ड, स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या करना चाहिए? स्टाफिंग क्या होता है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट। ये याद रखना, अंडरलाइन कर लेना ये वर्ड। स्टाफिंग मतलब होता है किसी को अपने कंपनी में सिलेक्ट करके लेके आना। रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है? जब कोई वर्कर आपकी कंपनी में सिलेक्ट होकर इंटरव्यू के थ्रू आता है। ट्रेनिंग एंड कंपेंसेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट मैनेजर। कंपेंसेशन क्या होता है? कंपेंसेशन मतलब होता है आप एम्प्लॉय को कितना पैसा भर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, रेम्यूनरेशन दे रहे हो, उसे कंपेंसेशन कहा जाता है। डायरेक्टिंग क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ द गाइडेंस, इंस्पिरेशन, लीडरशिप टू द वुमेन कॉन्स्टिट्यूट अ रियल केस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग क्या है? आप किसको डायरेक्ट कर रहे हो कि क्या काम कोई कैसे करना चाहिए। कोऑर्डिनेशन क्या है? आप पूरे के पूरे जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन को, सबको एक तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हो, यानी उन लोगों के बीच में अच्छा तालमेल बिठा रहे हो। आगे कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ स्टेप, एक्चुअल रिजल्ट और डिजायर्ड रिजल्ट को सेम लाना। मतलब आपने सोचा क्या है और आप कर क्या रहे हो। जो आपका एक्चुअल रिजल्ट है वो आप कर रहे हो, जो डिजायर्ड है जो आपको अचीव करना है, उन दोनों को पास लाना, उसको कंट्रोलिंग कहा जाता है। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में देखो, टू सेट अ गोल, टू सेट अ गोल एंड चूजिंग मीन्स टू अचीव दिस गोल। पहले ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग का, कि अपने गोल को आप अचीव करो। ऑर्गेनाइजिंग का क्या है? टू आइडेंटिफाई एंड ब्रिंग द ऑल टुगेदर, सारी चीजों को साथ में लाना। स्टाफिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? राइट आदमी को राइट प्लेस पे रिक्रूट करके रखना। डायरेक्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? कि अपने सबॉर्डिनेट को अच्छी तरह से डायरेक्ट करो ताकि वो लोग अपना काम कर पाए। कोऑर्डिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? टू एंश्योर द हार्मनी एंड एफर्ट ऑफ द एम्प्लॉय। शांति बनाए रखो और चीजों को, जितने भी लोग हैं आपके एम्प्लॉय, उनके एफर्ट एकदम प्रॉपरली हर चीज पे स्मूथली होनी चाहिए ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से फंक्शन कर पाए। कंट्रोलिंग क्या है? टू एंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव एंड अचीव द अकॉर्डिंग टू द प्लान। प्लान के हिसाब से आपकी चीजें पूरी होनी चाहिए, उसको कंट्रोलिंग कहा जाता है। इसके आगे आपका एरिया ऑफ फंक्शन है। थर्ड पॉइंट, एरिया ऑफ फंक्शन ये कहाँ पे वर्क करता है, प्लानिंग कहाँ पे वर्क करता है, इसका एरिया ऑफ फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव सेट करता है और अटेंड, गोल किस तरह से अटेंड की जाएगी इस बारे में सोचता है। ऑर्गेनाइजिंग क्या क्या करता है? आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। चीजों को पहचानना और उनको ग्रुपिंग करना और उनको प्रॉपरली अरेंज करना, ये काम ऑर्गेनाइजिंग का होता है। स्टाफिंग में क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया आपको, रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, ट्रेनिंग देना और उनको डेवलपमेंट देना, ये सारी चीजें स्टाफिंग में होती है। डायरेक्टिंग में क्या होती है? इंस्ट्रक्शन देना, गाइडेंस देना, कम्युनिकेट करना, ये सारी चीजें डायरेक्टिंग में होती है। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है?
कि एक इंटीग्रेशन लाना, जो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो मिडिल लेवल है, जो लोअर लेवल है, सबके बीच में एक अच्छा तालमेल बना रहे, इस चीज का ध्यान वो देती है। कंट्रोलिंग में क्या होता है, जो आपका एक्चुअल स्टैंडर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो डिजायर्ड परफॉर्मेंस है, उन दोनों चीज को नजदीक लाने के लिए सही स्टेप लेना, ये होता है कंट्रोलिंग। फैक्टर क्या क्या होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर दोनों चीज लगते हैं प्लानिंग के केस में। इंटरनल इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स आर कंसीडर्ड, दोनों फैक्टर को कंसीडर किया जाता है रिसोर्स को अरेंज करने में, ऑर्गेनाइजिंग के केस में। स्टाफिंग में क्या होता है, स्टाफिंग इज मोस्टली कंसर्न विद इंटरनल फैक्टर। देखो अभी किसी को सिलेक्ट करना है, वो तो आपका इंटरनल फैक्टर है। और डायरेक्टिंग क्या कंसर्न विद डायरेक्टली विद द इंटरनल फैक्टर, लोगों को कैसे डायरेक्ट कर रहे हो, अपनी ह्यूमन रिसोर्स को कैसे संभाल रहे हो, ये इंटरनल फैक्टर तो होता है। कोऑर्डिनेटिंग, इट हार्मोनाइज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छी तरह से सही से रखना। कंट्रोलिंग क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर टेकन इनटू अकाउंट टू टेकिंग अ करेक्टिव एक्शन, दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा स्टेप ले सके, इस चीज का ध्यान रखते हैं। फिफ्थ ऑर्डर, इट इज द बेसिक फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस, ये सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट प्रोसेस का। प्लानिंग तो फर्स्ट हो गई। और ऑर्गेनाइजिंग में इट बेस्ड ऑन द प्लानिंग। स्टाफिंग में क्या होता है, वो भी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को फॉलो करके चलता है। आगे इट फॉलोज द ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग फॉर द एग्जीक्यूशन। इट इज इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विच फॉलोज द प्लानिंग। और लास्ट वाला आपका जो कंट्रोलिंग था, इट इज एन इंड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस, एकदम लास्ट फंक्शन कंट्रोलिंग होता है। रिसोर्स के केस में देखोगे तो प्लानिंग इज डन एट पर द रिक्वायरमेंट एंड अदर अवेलेबल रिसोर्सेज, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें होती है। 6 पॉइंट में ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, अवेलेबल रिसोर्सेज जैसे मैन हो गया, मनी हो गया, मटेरियल हो गया, इन सारी चीजों को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना चाहिए, मतलब सही से अरेंज करना चाहिए। इट इज अ प्रोसेस रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। इट गिव्स अ डायरेक्शन, डायरेक्टिंग में क्या है, डायरेक्शन देता है एम्प्लॉय लोग को। इट रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज, और लास्ट में आपका रिलेटेड टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। तो गाइज बेसिकली आपको अगर आपको 4 से 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो 5 से 6 पॉइंट आपको लिखने होते हैं। सेवेंथ में देख लोगे नेचर, तो नेचर किस तरह का है, उसका कंटिन्यूस नेचर है किसी का प्ले स्टिल है। तो ये ओवरऑल चीज आपको काफी इजी है। 6 पॉइंट आप अच्छी तरह से पढ़ के अगर आप आंसर लिख देते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। और ये आपका जो डिस्टिंग्विश मैंने बताया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 डिस्टिंग्विश पूछा जाता है। किस तरह से पूछा जाएगा, जैसे प्लानिंग और डायरेक्टिंग के बीच में पूछा जाएगा, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन के बीच में पूछा जाएगा। अगला आपका डिस्टिंग्विश है फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस के बीच में। तो बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लाइफ और फायर के बारे में अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए कि फायर इंश्योरेंस होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, एक पर्टिकुलर पैसा बनने का काम करते हैं अपने जान के लिए, यानी हम अगर हमें कुछ हो जाता है तो फ्यूचर में हमें कुछ मिलना चाहिए हमारे फैमिली को, उसे लाइफ इंश्योरेंस कहा जाता है। फायर इंश्योरेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इन विच इंश्योरर, इंश्योरर मतलब जो इंश्योरेंस करता है कंपनी, प्रॉमिस टू पे, वो लोग प्रॉमिस करते हैं पे करने के लिए, क्या पे करते हैं, कंपनसेशन। अगर किसी भी तरह से आपके गुड्स को डैमेज हो गया तो आपका फायर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आपको पैसे मिलेंगे। मरीन इंश्योरेंस में भी चीज़ें सेम होती है। वहाँ पे अगर आपके गुड्स किसी भी तरह से पानी में डूब जाते हैं आपके शिप पे, तो आपको पूरे पैसे भर के मिलते हैं। पॉलिसी कौन लेता है, तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस वाली पॉलिसी कौन लेता है, कोई एक इंडिविजुअल लेगा, कोई भी एक जनरल बंदा उसे ले सकता है। फायर इंश्योरेंस कौन लेता है, प्रॉपर्टी और वह बिजनेस में, मतलब प्रॉपर्टी और बिजनेस में दोनों जन लेते हैं, जिससे उनकी गुड्स और प्रॉपर्टी जल के खराब ना हो जाए इसलिए। मरीन इंश्योरेंस कौन लेता है, जनरली ये एक्सपोर्टर द्वारा दिया जाता है, जो मतलब इंडिया से बाहर गुड्स बेच रहे हैं या फिर वहाँ से मंगा रहे हैं, तो उन लोग द्वारा ये मरीन इंश्योरेंस लिया जाता है कि वो जो ट्रांजिट में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके बीच में लोगों का गुड्स लॉस ना हो जाए। थर्ड है सब्जेक्ट मैटर, क्या लिखा होता है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, सब्जेक्ट मैटर अराउंड द ये लाइफ ऑफ द इंश्योरर, उसके बारे का सब्जेक्ट मैटर उसके अंदर लिखा होता है। सब्जेक्ट मैटर क्या है, एक बुक मिलती है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जिसके अंदर आपके पॉलिसी के बारे में सारी चीजें लिखी होती है। थर्ड है सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज, एसेट, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों के बारे में लिखा होता है। मरीन इंश्योरेंस में क्या होता है, उसके अंदर आपका शिप क्या है, कार्गो क्या है, कौन सा फ्रेट है, वो सारी चीजों के बारे में लिखा होता है। आगे फोर्थ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट एट टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट,
कॉन्ट्रैक्ट के समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है लाइफ इंश्योरेंस में। और फिर देखेंगे इट मस्ट एग्जिस्ट बोथ द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फायर इंश्योरेंस में कॉन्ट्रैक्ट के समय भी होता है, बाद में भी होता है, और मरीन में भी सेम होगा, कॉन्ट्रैक्ट के समय भी होगा, बाद में भी होगा। सीधी बात है, क्योंकि फायर से इंश्योरेंस कुछ खराब हो गया तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भर के देती है, मगर लाइफ के केस में अगर एक बार जान चली गई तो फिर से नहीं होता, तो ऑब्वियसली वो अलग होगा, ये दोनों अलग होगा। टेन्योर क्या होता है? टेन्योर नंबर ऑफ ईयर इवन अंटिल द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। जो भी आदमी पॉलिसी लेता है कुछ एक पर्टिकुलर ईयर भी होता है, या तो उसके मरने तक उसकी पॉलिसी होती है। फायर में क्या होता है? इट जनरली फॉर द शॉर्ट पीरियड, फायर में कम समय के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। और ये मरीन इंश्योरेंस में सबसे कम समय के लिए लिया जाता है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? इट पेड आइदर ऑन द डेथ, या तो उसे डेथ पे देते या तो मैच्योरिटी पे, दोनों पे पैसे मिल जाते हैं। जैसे आपने 25 साल के लिए इंश्योरेंस लिया, जब 25 साल बीत जाते हैं और आप जिंदा रहते हो तो उसे मैच्योरिटी पीरियड कहा जाता है, और 25 साल के पहले आपकी डेथ हो जाती है तो उसे आफ्टर डेथ कहा जाता है। और यहाँ पे कंपनसेशन कौन बताए? जैसे फायर, अगर आपका सामान खराब हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको फायर से लगे आग के वजह से पैसे भर के देती है। और यहाँ पे आपको जब आपका सामान डूब जाए, पानी में खराब हो जाए, तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी भर के देती है। तो बेसिकली गाइस इसके अंदर भी हम 6 पॉइंट कवर करेंगे। क्योंकि मैं सिर्फ 6 पॉइंट कवर कर रहा हूँ तो आप 7 पॉइंट तक पढ़ सकते हो, लेकिन 6 पॉइंट पर्टिकुलरली अच्छे से पढ़ के अगर आंसर लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। वैसे तो इसमें 8 9 10 पॉइंट दिया हुआ है, तो काफ़ी बड़ा ना हो जाए आंसर, एक्सप्लेनेशन का देने का मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारे टॉपिक्स को कवर किए हैं थियरीज में। आई होप सभी लोगों ने वीडियो देखा होगा उसी में। ये तो बस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और बेसिकली आपको 5 से 6 पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। ये है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। करंट अकाउंट क्या होता है? जो बिजनेसमैन द्वारा खोला जाता है, जिसके अंदर आप ट्रांजेक्शन कंटिन्यू कर सकते हो। सेविंग अकाउंट में क्या इंडिविजुअल द्वारा खोला जाता है, जिसमें ट्रांजेक्शन बहुत फ्रिक्वेंट नहीं होता। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है? ये बहुत लंबे समय के लिए आप पैसे बैंक में रख देते हो, फिक्स डिपॉजिट। विड्रॉवल क्या है? कस्टमर करंट अकाउंट में हमेशा विड्रॉ कर सकता है, सेविंग अकाउंट में चेक से आप विड्रॉ कर सकते हो, या तो स्लिप से विड्रॉ कर सकते हो। फिक्स डिपॉजिट में आप विड्रॉ नहीं कर सकते, बहुत एक समय के बाद ही आप पैसे वहां से निकाल सकते हो। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? बैंक डॉक्यूमेंट क्या देती है बैंक? तो बैंक पासबुक देती है, चेकबुक देती है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये सारी चीज़ें देती है, पेन स्लिप, ये सारी चीज़ें देती है। उसी तरह से सेविंग अकाउंट होल्डर को भी पासबुक, चेकबुक, ये सारी चीज़ें, पेन स्लिप चीज़ें मिलती है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को फिक्स डिपॉजिट का रिसिप्ट सिर्फ दिया जाता है बैंक के द्वारा, क्योंकि उन्हें ट्रांजेक्शन नहीं करना। हु टेक्स इट? कौन लेता है? तो जैसे मैंने बताया, करंट अकाउंट होल्डर सिर्फ बिजनेसमैन लोग लेते हैं। सेविंग अकाउंट एक इंडिविजुअल लेता है जो इनकम है, वेजेस जो कमाता है। और फिक्स डिपॉजिट कौन लेता है? एनी पर्सन टेम्परेरी आइडल कैश, इसके पास पैसा पड़ा हुआ है वो उसे फिक्स डिपॉजिट में ले जाके डाल देता है। रेस्ट्रिक्शन क्या है? अब करंट अकाउंट होल्डर के ऊपर तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं, जैसे मैंने बताया, वो कितनी बार भी पैसा डाल या निकाल सकता है अपने अकाउंट में से। सेविंग अकाउंट में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शन होती है, हैव अ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन द विड्रॉवल। फिक्स डिपॉजिट पे तो एकदम कड़क रेस्ट्रिक्शन वो लोग लगा के रखते हैं कि वो लोग आप उसे निकाल नहीं सकते, एकदम हेवी रेस्ट्रिक्शन उसके ऊपर होता है। उसके ऊपर एक अच्छा इंटरेस्ट भी हमें मिलता है। इंटरेस्ट रेट नॉर्मली नॉट गिवन, करंट अकाउंट होल्डर लोग को इंटरेस्ट रेट उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेविंग अकाउंट को लोग को थोड़ा लो मिलता है। हाँ, लेकिन फिक्स डिपॉजिट वाले लोग को इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो गाइज ये पॉइंट याद करना बहुत ईजी हो जाता है। आई होप सभी लोगों को 6 पॉइंट समझा होगा। नेचर ऑफ अकाउंट भी आप पढ़ सकते हो, कंटिन्यूस होता है, नॉट कंटिन्यूस, सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। तो 6 पॉइंट इसमें भी हमने कवर कर दिए। ये डिस्टिंग्विश आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। करंट और सेविंग के बीच में अच्छी तरह से आप पढ़ के रखना, ताकि एग्जाम में आंसर मिस ना हो। आगे कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक छोटा मोटा बैंक जो आप देखते हो उसे कमर्शियल बैंक कहा जाता है। सेंट्रल बैंक होता है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत में सिर्फ एक ही होता है और एक सबसे मेन बैंक होता है। प्रिंटिंग करेंसी बोलूँ तो कमर्शियल बैंक करेंसी प्रिंट नहीं करती है, सेंट्रल बैंक करेंसी प्रिंट करती है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बोलूँ तो कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट, और सेंट्रल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है। लोन की बात करते हो, कमर्शियल बैंक जो रहती है वो लोन देती है, और सेंट्रल बैंक लोन देती है, मगर बैंकर लोग को देती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देती है, हमें नहीं देती, यानी डायरेक्ट लोगों को सेंट्रल बैंक पैसा नहीं देती है। ओनरशिप की बात करूँ तो कैन बी ओन्ड बाय द, या प्राइवेट भी होता है, फिर गवर्नमेंट भी होता है। और सेंट्रल बैंक के केस में सेंट्रल बैंक ओनरशिप सिर्फ गवर्नमेंट के पास होती है, यानी आरबीआई सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर रह सकती है।
आगे आपका इट कैन बी ओन्ड बाय ओनरशिप हो गया। नंबर ऑफ बैंक में यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स होते हैं, और यहाँ पे क्यों कौन होता है, वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ही बैंक होता है, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैंक नहीं होते, यानी सिर्फ एक बैंक के पूरे देश में, जिसे आरबीआई कहा जाता है। नंबर ऑफ बैंक्स हो गया आपका। सेवेंथ है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कमर्शियल बैंक द्वारा नहीं बनाई जाती है, वो सेंट्रल बैंक द्वारा बनाई जाती है। ये काफ़ी इजी डिस्टिंग्विश है, आपका एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो प्लीज़ इसको लीव मत करना, पूरी अच्छी तरह से पढ़ के जाना। आगे आपका ई बिजनेस। ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस। ई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस आप लोगों ने सुना होगा। फॉर्मेशन ई बिजनेस काफ़ी इजी है बनाना। ट्रेडिशनल बिजनेस को थोड़ा टफ है, क्योंकि हमें सब ट्रेडिशनल वे से सामान ला के गोडाउन में रखना है, सारी चीज़ों को बनाना है। ई बिजनेस क्या है, सिर्फ आप सामान ला के रखते हो, लेकिन उसका जो ट्रांसफर होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है, वो कंप्यूटर मोबाइल द्वारा होता है। तो ई बिजनेस को चालू करने में नॉमिनल कॉस्ट लगता है, यानी कम कॉस्ट लगता है। सेकंड पॉइंट देखो, और ट्रेडिशनल बिजनेस को चालू करने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। रिस्क है, ई बिजनेस में हाई रिस्क है, क्योंकि किसी भी तरह से पार्टी कांटेक्ट नहीं होती एक दूसरे से, तो उसमें फॉल्स प्रोडक्ट आने के चांसेस है। ट्रेडिशनल बिजनेस में लेस रिस्क है, क्योंकि लोग देख के चीज़ों को खरीदते हैं। ई बिजनेस का स्कोप क्या है, ये पूरे दुनिया को कवर कर सकता है, यानी आप दुनिया के किसी भी कोने से आप सामान मंगा सकते हो या फिर बेच सकते हो, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। फिफ्थ क्या है, द कस्टमर इंटरेक्शन ई बिजनेस में नहीं होता है, बट कस्टमर इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा होता है ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर। साइकोलॉजी फिजिकल इंस्पेक्शन क्या है, गवर्नमेंट कैन नॉट इंस्पेक्ट फिजिकली, गवर्नमेंट इसको फिजिकली चेक नहीं कर सकती है, लेकिन इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस जो गवर्नमेंट इसको प्रॉपरली चेक कर सकती है। सेवेंथ है रिसोर्स फोकस। ई बिजनेस फोकस ऑन डिमांड। ई बिजनेस फोकस पे डिमांड पे फोकस करता है, और ये रिसोर्स पे फोकस करती है। ट्रेडिशनल में क्या है, मिलेगा तो बिकेगा, लेकिन ई बिजनेस में आप प्रॉपरली डिमांड के साथ चल सकते हैं। तो बेसिकली आपके 7 पॉइंट है, 7 से 8 पॉइंट आप लिख देते हो। जब अगर हर एक पॉइंट छोटे होते हो तो 7 से 8 पॉइंट देखो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। काफ़ी ईजी काफ़ी ईजी डिस्टिंग्विश आपका हो जाता है। आगे ई कॉमर्स और ई बिजनेस है, ये भी आपको ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन डन ओवर इंटरनेट, यहाँ पे इंटरनेट में चीज़ें होती है। ई बिजनेस के अंदर ई कॉमर्स आता है। ई बिजनेस इज ई कॉमर्स इज अ सबसेट ऑफ ई बिजनेस, देखो सेकंड पॉइंट आपका लिखा है, और ई बिजनेस सुपर सेट लिखा है, यानी ई बिजनेस ऊपर है, ई कॉमर्स उसके नीचे, बस इतना याद रखो, चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ई कॉमर्स में बाइंग एंड सेलिंग होता है, और ई बिजनेस में ऑल काइंड ऑफ रीसेल वगैरह सब होता है। कॉन्सेप्ट नैरो है, कॉन्सेप्ट ब्रॉडर है, काफ़ी इजी है। आप आई होप सभी लोग इसको आसानी से पढ़ लेंगे और देख लेंगे, तो एकदम इजी चीज़ों को वापस से बोल के मैं एक्सप्लेन करूँ, और ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है आप लोगों को। तो आगे देखते हैं, बीपीओ और केपीओ, ये आपका एक नया चीज़ है टेक्स्ट बुक के अंदर, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से सुनना, काफ़ी ईजी है। बीपीओ का मतलब क्या होता है, जब आप कोई काम अपना बिजनेस में, कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप खुद ना करके अब बाहर के बिजनेस से हेल्प लो, तो उसे बीपीओ कहा जाता है। नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका काम नहीं है, आप ऑफिस चला रहे हो और आपको सैनिटाइजेशन करवाना है, तो आपका काम नहीं है। आप सैनिटाइजर कंपनी को कॉल करोगे, उनका ऑर्गेनाइजेशन से 2 बंदे आएंगे और आपके पूरा ऑफिस को सैनिटाइज करके जाएंगे। तो आपने क्या किया, ये बीपीओ किया, यानी बाहर से लोगों को बुला के अपना काम करवा के। केपीओ क्या होता है, केपीओ से अनदर काइंड ऑफ द आउटसोर्सिंग वेयर फंक्शंस रिलेटेड टू नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे नॉलेज सिर्फ आप लेते हो, उनका काम नहीं लेते, सिर्फ नॉलेज लेते हो, यानी किसी भी तरह से कोई दिमाग लोगे किसी थर्ड पार्टी से और अपना काम करके लेते हो। बीपीओ में आप खुद, वो कंपनी आती है सैनिटाइजेशन करने, खुद आते हैं। क्यूपीओ में आप एग्जांपल ले सकते हो किसी आईटी कंपनी का, कुछ सिर्फ आप उनसे सिर्फ एक नॉलेज लेते हो कि ये चीज़ हम कैसे करें, और आप कर लेते हो। बीपीओ इसे कहते हैं और केपीओ इसे कहते हैं। तो डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, बीपीओ इज लेस कॉम्प्लेक्स, बीपीओ काफी कम कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि पूरी की पूरी कंपनी आएगी, अपना काम करेगी, जाएगी। और केपीओ काफी कॉम्प्लेक्स होता है। रिक्वायरमेंट, बीपीओ रिक्वायर प्रोसेस एक्सपर्ट, बीपीओ के पास प्रोसेस का एक्सपर्ट चाहिए रहता है, और यहाँ पे केपीओ में नॉलेज एक्सपर्ट चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे सिर्फ नॉलेज की बात होती है। फोर्थ है टैलेंट रिक्वायर, एम्प्लॉयज कम्युनिकेट, इसके लिए सारी चीज़ें होती है, और केपीओ में ये प्रोफेशनल लोगों को लाया जाता है। बीपीओ फोकस करता है लो लेवल प्रोसेस पे, केपीओ फोकस करता है हाई लेवल प्रोसेस।
हाँ, डिस्ट्रिक्ट कमीशन स्टेट कमीशन है, तो ये इसका डिस्टिंग्विश मैंने ऑलरेडी कवर किया था अपने जब मैंने पढ़ाया था। तो इसके अंदर डिस्टिंग्विश काफ़ी इजी भी है कि कौन कौन सा प्रेसिडेंट बनता है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ जाके वीडियो को देखना और चीज़ों को कर लेना। यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इस वजह से मैं चीज़ों को पूरी तरह से कवर नहीं कर रहा हूँ। मेंबर्स के बारे में बताएं, मेंबरशिप टेन्योर के बारे में बताएं, ये काफ़ी इजी है, आप अगर वन पॉइंटर भी लिखोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे मार्केटिंग और सेलिंग आपका लास्ट डिस्टिंग्विश है। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच नीड इज क्रिएटेड। मार्केटिंग से नीड को बनाया जा सकता है। सेलिंग क्या है? एक्चुअल में जब आप गुड्स प्रोवाइड करते हो कस्टमर को, उसे सेलिंग कहा जाता है। सेकंड पॉइंट देखो, मार्केटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एंड सेलिंग इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट। एकदम इजी है। मार्केटिंग एक बड़ा टर्म है, सेलिंग मार्केटिंग का पार्ट है यानी छोटा है। सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर इज एसेंस ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे सेलिंग कॉन्सेप्ट रिलाइज ऑन ट्रांसफर ऑफ द टाइटल। कस्टमर को सेटिस्फाई करना ये मार्केटिंग का काम है। सेलिंग का काम तो सिर्फ ओनरशिप का चेंज करना है, या आज मेरा है कल तुम्हारा होगा, पोजीशन चेंज होगा। फोर्थ पॉइंट क्या, मार्केटिंग इज अ कंज्यूमर ओरिएंटेड। मार्केटिंग कभी भी कंज्यूमर पे डिपेंड होता है और सेलिंग हमेशा प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, कितना बनेगा उतना ही बिकेगा। सेलिंग एम्फेसाइज ऑन प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी। प्रोडक्शन कितना अच्छा है, एफिशिएंसी कितना अच्छा है, उस चीज पे डिपेंड होता है। जबकि जो मार्केटिंग होता है पूरी तरह से किस पे, ये सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होना चाहिए, इस चीज पे डिपेंड करता है। मार्केटिंग व्यूज द कस्टमर एज अ वेरी पर्पस ऑफ द बिजनेस। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केटिंग कस्टमर को देता है, वहीं पे सेलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन को देता है। प्लानिंग इज अ मार्केटिंग इज अ लॉन्ग प्लानिंग इन मार्केटिंग इज अ लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन ओरिएंटेड। यानी लंबे मार्केटिंग क्या, मार्केटिंग लंबे समय के लिए की जाती है, यानी कम समय के लिए होनी की जाती है, उसे अच्छी खासी प्लानिंग उसकी होनी चाहिए। सेलिंग के केस में क्या होता है, प्लानिंग इज अ सेलिंग शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड। मतलब सेलिंग की केस की बात करें तो शॉर्ट टर्म होता है, चीजों को खरीदा है बेचा खत्म हो गया। मार्केटिंग फॉलो द कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच। यहाँ पे सेलिंग क्या है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। तो आई होप गाइस पूरा का पूरा डिस्टिंग्विश आप लोगों को समझ में आया होगा। जो एक डिस्टिंग्विश मैंने छोड़ा है वो मैंने ऑलरेडी आपको कवर करके दिया है। तो 6 से 7 पॉइंट आपको सिर्फ लिखना है डिस्टिंग्विश के अंदर, जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएं तो ईजी है याद करना पूरा का पूरा डिस्टिंग्विश। आई होप सभी लोगों ने पूरे वीडियो को देखा होगा, समझ में आया होगा। अभी के वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने डाल दिया है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और पूरे के पूरे डिस्टिंग्विश को एक साथ पढ़िए। इसके बाद मैं एसपी का आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। उसके बाद मैं वन वर्ड कैसे लिखे जाते हैं, कुछ केस स्टडी टाइप क्वेश्चन कैसे लिखे जाते हैं, सबके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।